देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स में दो थ्योरम्स आपको पढ़नी बेटा। तो मान के चलो ये चैप्टर्स अब जाके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अभी तक हमने परम्यूटेशंस को देखा, कॉम्बिनेशंस को देखा, इवेंट्स को काउंट करना सीखा। तो एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम कब लगती है? पहला केस क्या है यहाँ पे प्लीज? पहला केस क्या है? व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या आती है? विच कैन नॉट हैपन टुगेदर, विच कैन नॉट हैपन। तो व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विच कैन नॉट हैपन टुगेदर, मतलब ऐसी इवेंट्स जो कि एक साथ नहीं हो सकती हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट्स आइदर ए और, या तो ए या बी, जैसे अपन बात कर रहे हैं टू इवेंट्स है, तो विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ देम। मतलब आप उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का टोटल लगा दें तो क्या हो जाएगा? आइदर ए और बी की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर ली जाएगी। पी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इसको अपन क्या कर सकते हैं? पी ऑफ ए यूनियन बी। ये जो साइन है किसका है? यूनियन बी का, राइट? या तो ए या बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के बराबर होगी। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जैसे मान लो हमारा पेक ऑफ 52 कार्ड्स का एक पेक है, राइट? प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि लाइक वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली। वन कार्ड इज ड्रॉन, आपने एक कार्ड क्या किया? रेंडमली ड्रॉन किया, राइट? वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली। अब आपको क्या पूछा गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ अ किंग और अ क्वीन। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया कार्ड या तो किंग का हो या क्वीन क्वीन का हो। तो किंग के कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमने कहा इसको अगर मैं बोलूं ये ए इवेंट है, ये आपकी क्या है? बी इवेंट है। तो अगर मैं किंग के कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलूं तो क्या होगी बेटा? 4/52। और मैं क्वीन के कार्ड के निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलूं तो क्या होगी? वो भी 4/52 होगी। अब देखिए मेरे जो पॉसिबल इवेंट्स है, मेरे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो बढ़ चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो कार्ड किंग का हो या क्वीन का हो। मतलब मेरे जो टोटल फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 में से अगर कोई भी कार्ड अगर निकलता है तो वो मेरी फेवरेबल इवेंट है। तो मैं क्या करूंगा? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। मतलब मैं क्या करूंगा? 4/52 प्लस 4/52। मैं क्या कर दूंगा? इसको ऐड कर दूंगा, 8/52 कर दूंगा नहीं कर दूंगा? बात समझ में ही नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, या तो कार्ड किंग का हो या क्वीन का हो। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे आपके? टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? सॉरी, वो कितने होंगे? 8। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/52। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी आप और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, या तो ए या बी, ये वर्ड ध्यान दें। और यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ या ना? और देखिए ये जो आइदर और का ऑप्शन होगा वो किन के लिए होगा बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ही होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए आइदर और नहीं होता। बात समझ में ही नहीं है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की इवेंट्स के लिए ही क्या होगा? आइदर और, क्योंकि ये इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकती हैं। बात समझ में ही नहीं आई? हाँ, इस फॉर्मूले को आप आगे भी क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड कैसे? लाइक जैसे मान लो मुझे निकालना पी ऑफ ए और बी और सी निकालना है। मान लो जो 3 इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, क्या हो? या मोर देन 2 इवेंट्स क्या हो? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस फॉर्मूले को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पी ऑफ ए और बी और इज इक्वल टू सी क्या होगा बेटा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, राइट? अब जैसे मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, what is the probability of getting a card of a king or a queen or a jack? मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कार्ड निकाला गया जो है वो किंग का हो, क्वीन का हो या जैक का हो। तो हमने कहा किंग के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/, क्वीन के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। एंड जैक का कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 4/,
तो मेरे जो टोटल फेवरेबल इवेंट हो गए वो कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, 4 + 4 + 4। तो मैं क्या करूंगा, 12/52 प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। तो कोई करिएगा इसको नोट फटाफट से। इसको 2 की जगह अपन एक काम कर, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख सकते हैं। व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हिच कैन नॉट हैपन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट्स आइदर ए और बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ देम, ठीक है। इसको 2 लगाने की जरूरत भी नहीं है ना, तो फॉर्मूला अपने आप ही एक्सटेंड हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। इसमें ये और उसमें, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। मतलब इसको फॉर्मूले को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, राइट। 2 इवेंट्स पे भी नहीं, 3 इवेंट्स 4 इवेंट्स पे भी लग सकता है, ठीक है। आपको जब आइदर और कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ता है, एडिशन। क्या करना पड़ता है, एडिशन। मतलब वही बात है, मैंने क्या बताया था आपको, आइदर ए और बी, ठीक है। लो बुक देना एक मिनट। चैप्टर को बेटा टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना, इसको भी समय रहते रिवाइज कर लेना। मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हालांकि बच्चे छोड़ देते हैं इस चैप्टर को, नहीं करते। रीजन है कि समझ में कम आता है, ठीक है ना। फिर थ्योरी अटेंड करते हैं तो दिक्कत आती है फिर उनको। बट हम जो समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि इसको ढंग से कर लें वो, ठीक है। नोट करूं आगे, समझाऊं। अच्छा ये क्या था, व्हेन इवेंट्स आर, हाँ अब इसमें लिखो व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और मैंने इसके लिए बताया था ओवरलैपिंग इवेंट्स। क्या बताया था, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। केस सेकंड, व्हेन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इसको हमने ऐसे समझा था बेटा, ये ए, ये बी, और इस पार्ट पे ये क्या हो गया बेटा, ए बी हो गया। क्या हो गया ये बेसिकली क्या है, ये ओवरलैपिंग है, राइट। नोट म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है, राइट। इट कैन हैपन टुगेदर, इट कैन हैपन, मतलब ये एक साथ हो सकता है बेटा, इट कैन हैपन टुगेदर। नहीं बात समझ में आया ना? तो यहां पर अगर अपन P ऑफ A और B अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A एंड B। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन का मतलब यहां पर ये देखो A और B दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, आया ना? इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या करा, ठीक है, पेक ऑफ 52 कार्ड्स है बेटा, चेंज कर दूं मैं। हम क्या बोल रहे हैं, वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ अ किंग और अ डायमंड। अब मान लो ये ए इवेंट है और ये क्या है, बी है, तो किंग के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 4/52। और डायमंड के कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, कितना, 1। 1 बाय क्या बोला था ना, तो क्या बोल रही है, बोल वापस बोल। और अ किंग और अ डायमंड, तो डायमंड के भी 4 कार्ड ही होते हैं क्या, अच्छा 4 ही तो। क्या होगा, 13/52, 13 बाय, तो P ऑफ A और B क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे P ऑफ A प्लस P ऑफ B, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा। तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर कितना आना चाहिए, 4/52 प्लस 13/52 कितना आना चाहिए, 17/52 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन गौर से देखो आप, क्या है वास्तव में 17 कार्ड है क्या, हमने कहा 4 कार्ड किसके हैं, ये किंग के है, 13 कार्ड किसके हैं, डायमंड के। ये किंग के कार्ड है, डायमंड के कार्ड है, लेकिन इसमें एक कार्ड कॉमन है, एक कार्ड कॉमन है, और वो कॉमन कार्ड कौन सा है, किंग ऑफ डायमंड है बेटा, हाँ या ना? अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 17 कार्ड नहीं है, 16 ही है। तो जो एक कॉमन कार्ड है वो क्या कर दूंगा मैं, हटा दूंगा। ये बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा इसमें, जो P ऑफ A एंड B है, P ऑफ A एंड B है, राइट, वो क्या करूंगा मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, 1/52, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 16/52 हो जाएगा बेटा, हाँ या ना? यही बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो वास्तव में कितने कार्ड निकलेंगे, वो 16 ही निकलेंगे, 17 नहीं निकलेंगे। समझे, कितने कार्ड निकलेंगे, 16 ही निकलेंगे, ना 17 ही निकलेंगे वो।
देखें आगे अगला फॉर्मूला। देखिए आगे। अच्छा यहाँ पे दो इवेंट क्या थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी। अगर मान लो 3 इवेंट हो तो लाइक जैसे केस 3 व्हेन 3 इवेंट्स आर when 3 events are not mutually exclusive, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं, देखो इधर ध्यान देना। ये ए, ये बी और ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, और ये यहां पर ए और बी कॉमन है बेटा इस एरिया में, इस एरिया में नहीं, इस एरिया में ए और बी कॉमन है बेटा, है ना। ये पूरा एरिया ढंग से समझना इसको, हाँ है ना। ये ए और बी का है, राइट। इस एरिया में कौन कॉमन है, ए सी कॉमन है। इस एरिया में कौन कॉमन है, और यहां तीनों ही कॉमन है, ए बी सी। तो जब आप यहां पर पी ऑफ ए और बी और सी निकालते हैं तो क्या करेंगे, वही पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, आइदर हो, या तो ये या ये या ये। लेकिन जो कॉमन है पी ऑफ ए बी, पी ऑफ ए बी मतलब ए एंड बी, माइनस कर देंगे पी ऑफ ए सी, हाँ या ना। भाषण में ही नहीं, आप ए बी हटा देंगे, बी सी हटा देंगे, और क्या हटा देंगे, ए सी हटा देंगे। क्या हो रहा है तुम्हारा, वो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा बेटा, एक इवेंट जो तीनों जगह कॉमन है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी बेटा, हट जाएगी। हट जाएगी नहीं जाएगी, वो क्या है, एबीसी है। तो उसको वापस से आपको क्या कर देना है बेटा, वापस से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नहीं ये बात समझ में, राइट। मैं किसको एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, ठीक है। हमने कहा इन बॉक्स, राइट, एक बॉक्स में 30 टिकट्स आर कैप्ट, 30 टिकट्स यहां पर रख रखे हैं, 30 की जगह मैं 50 कर दूं, चलो 50 टिकट्स आर कैप्ट, ठीक है। और बाय नंबरिंग देम 1 to 50, मतलब आपने उनको नंबर क्या दे रखा है, 1 से लेके 50 तक के नंबर दे रखे हैं, ठीक है। 1 टिकट इज ड्रॉन, 1 टिकट इज ड्रॉन रैंडमली, मतलब आपने एक टिकट निकाला रैंडमली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ticket of a multiple of 2 और 3 और 5, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। मतलब जो टिकट आपने निकाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टिकट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 5, मतलब 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो, हाँ या ना। चलो 2 के मल्टीपल कितने टिकट होंगे, मैं ये बोलो P ऑफ 2, 2 के मल्टीपल कितने होंगे, 50 टिकट रखे गए तो 2 के मल्टीपल कितने होंगे,
2 का मल्टीपल क्या हो गया 2 4 8 6, मतलब 50 में से कितने कार्ड 25 कार्ड क्या होंगे 2 के मल्टीपल होंगे बेटा। लिखो क्या नंबर पूरे एज इट इज लिख दूं? तो कितने पी ऑफ 2 कितना होगा बेटा ये 25/50 नॉट 52। समझ में आ गई बात? तो मैं लिख के दूं ये 2 4 6 8 10 राइट 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, इसके बाद 38 40 42 46 44 46 48 एंड 50। ये टोटल कार्ड जो होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे बेटा बोलो? 2 के मल्टीपल होंगे। अच्छा पी ऑफ 3 कितना होगा? पी ऑफ 3 हमने कहा 3 के टेबल बोलो आप, लाइक 3 wins 3 3 2 6 राइट, फिर 3 3 9 ऐसे करके 16 3 48 लास्ट आएगा, और 17 3 क्या आएगा 51, तो वो तो आउट ऑफ द रेंज चला गया। बोला 16 नंबर्स होंगे। कितने नंबर होंगे बेटा? 16 नंबर होंगे। ये भी लिखना चाहो तो बोले लिख लीजिए आप 3 6 9 12 15 18 24 27 30 33 36 39 42 45 48। ये लिखने ही नहीं है आपको, ये तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कुछ गड़बड़ तो देखो चेक करो एक बार। 3 6 9 12 15 18 21 छूट गया है, 21 छूट गया, ये 21 24 और ये 27 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बेटा? अच्छा पी ऑफ 5 क्या होगा बेटा? पी ऑफ 5 क्या होगा? 10/50। हाँ या ना? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब ये गिनना कितने नंबर है एक बार यहाँ गिन के तो देखो राइट। 25 16 और 10 कितने नंबर हो गए? तो 50, टोटल नंबर ही 50 है और 51 कैसे हो सकता है? इनमें बहुत सारे नंबर क्या है बेटा सिमिलर है। क्या है? तो उन सिमिलर नंबर को क्या करना है अपन को हटाना है कुल मिलाकर, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कॉमन नंबर को हटाना है। हाँ है ना? बात समझ आई नहीं? कॉमन नंबर को क्या करना है? हटाना है। तो मैंने कॉमन नंबर कैसे हटाया? पी ऑफ 2 और 3 पहले इनमें देख ले इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप इधर देखो कॉमन, इस साइड देखो कम वाली साइड। 3 3 2 6 3 3 9 12, मतलब ये 2 नंबर हो रहा है, एक इवन और एक ओड है। जो इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल भी है, वो ऊपर भी शामिल है। तो इवन नंबर जितने भी है सारे के सारे इसमें, वो सारे के सारे क्या है 2 के मल्टीपल भी है, और वो इंक्लूड है। देखो ऊपर 6 ऊपर इंक्लूड है, ये 12 ऊपर इंक्लूड है, एक एक नंबर छोड़ के देखो ऊपर इंक्लूड है कि नहीं है? तो ये कितने नंबर हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो 8/50 हो जाएंगे नहीं जाएंगे? तो उनको क्या करना चाहिए मुझे? उनको क्या करना चाहिए मुझे? हटा देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। देखो मैंने माइनस कर दिए, ये 6 माइनस कर दिया, 12 माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया, 24 हटा दिया मैंने, 30 हटा दिया, 36 हटा दिया, 42 हटा दिया, 48 हटा दिया। ये 8 नंबर मैंने हटा दिए क्योंकि ये 8 नंबर ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। या तो ऊपर जोड़ लो या नीचे जोड़ लो, दोनों जगह थोड़ी जोड़ेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? पी ऑफ 2 एंड 5 देख लेता हूं। चलो नीचे आओ। 5 10 15 20 25, इसमें भी एक इवन है और एक क्या है ओड है। तो वो इवन नंबर क्या है? 10 है, 28 38 48 50, इसके आधे 5 नंबर। ये 5 नंबर ऊपर भी है देखो आप। हाँ या ना? ये बात समझ में? अब मुझे क्या देखना? पी ऑफ 3 एंड 5। 3 एंड 5 देखना। 3 एंड 5, 3 एंड 5 में कॉमन क्या है? 3 एंड 5 में कॉमन क्या है बेटा? 3 है, सॉरी 15 है, 15 है बेटा। फिर आगे ये 30 है, लेकिन मैं 30 तो ऑलरेडी यहां से हटा चुका हूं। मैंने कहा इधर से हटा दो, अरे इधर से भी हटा दिया आपने, तो इधर से भी हटा दिया आपने, तो 30 इधर से हटाता हूं मैं। ठीक है, हटाना तो पड़ेगा ना, कॉमन तो है राइट। है ना? तो 3 एंड 5 में कॉमन क्या है? 3 एंड 5 में कॉमन क्या है? ये जो 30 नंबर है ये कॉमन था,
तो मैंने पहले से उसको एक्सक्लूड कर चुका हूं, लेकिन मैं अब इसको यहां से एक्सक्लूड कर दूंगा क्योंकि वो पूरे उसमें शामिल है। मतलब जब आपने इन तीनों को जोड़ा ना तो वो इंक्लूड हो चुका है, 30 हो चुका है, नहीं हो चुका है? तो 3 एंड 5 के कॉमन कितने बेटा? 15 है, 15 है, 30 है, राइट, 45 है, 3 नंबर कॉमन है, हाँ या ना, है कि नहीं है? तो वो 3/15, सॉरी 3/50, वो 3 नंबर कॉमन है जो मैंने हटा दिए। नहीं आई बात समझ में? लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ देखो आप, एक नंबर पूरी तरीके से हर जगह क्या हो चुका है, हट चुका है। जो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। हो चुका है, नहीं हो चुका है? हाँ है ना? और वो नंबर कौन सा है देखो आप, 30 है। तो उसको वापस से क्या कर देंगे अपन, जो P ऑफ 2 एंड 3 एंड 5 है, जो 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, और 5 का मल्टीपल भी है। 30 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, और 5 का मल्टीपल भी है। तो वो क्या है, 1/50 है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं अपन, 25/50, और अभी नंबर भी गिन लेंगे, देखना, 25/50 प्लस 16/50 प्लस 10/50 प्लस, सॉरी, माइनस 8/50 माइनस 5/50 माइनस 3/50, बट प्लस 1/50, ये फॉर्मूला है। तो जोड़ना 25, 16 और 10 कितना आ रहा था, 51 आ रहा था। ये 51 में से 8 गया, 43, 43 में से 5 गया, 38, 38 में से 3 गया तो 35, प्लस 1 करेंगे 36/50 आएगा ये। अच्छा गिनो, क्या 36 नंबर ही है क्या वास्तव में, गिनना, 1 2 3 4, ये तो चॉइस हो जाएंगे, एक हटाकर, एक हटाकर चॉइस हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं जाएंगे? चॉइस 25 26 27, राइट, 28 29 30, ठीक है, ये इधर से हटा दिया था मैंने, ये एक काम करता, मैं हटा दूं 15 30 45, तो 15 और 30 45 यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब गिन लो, इधर से मत हटाओ, 15 एक जगह से हटाओ ना, 15 गिन लीजिए आप। ये गिनेंगे तो कितने नंबर आएंगे, ये 36 ही आएंगे जो बचे हुए नंबर। वो दोनों को कॉमन था ना, 3 और 5 था, तो नीचे से हटा दिया, 3 एंड 5 का कॉमन है ना, 3 नंबर, उनको मैंने नहीं हटाया था ना, हाँ है ना? गिन लो भाई, कितने नंबर है, 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, और एक नंबर 30 जो हट चुका है, तीनों जगह से हट चुका है, तो उसको वापस जोड़ूंगा मैं, तो कितना हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं जाएंगे? समझ में आ गई बात? तो ये आंसर आ जाएगा 36/50। तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, बट हमको करना है सही है डायरेक्टली, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, फिर 2 और 3 के कॉमन, फिर 3 और 5 के कॉमन, फिर 2 और 5 के कॉमन, और जो 2 3 5 दो तीनों में कॉमन है वो वापस क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये बात समझ में? हाँ खुशी बोल, समझ में आ गया? नोट कर लो।
बोलो बेटा। एक्चुअली क्या करो, आप उसको न्यू हटाओ इधर, पहले इसमें से हटा दो, 30 यहाँ हटा दो, फिर आपको इधर से हटाने में दिक्कत नहीं आएगी। बोलो। कॉमन बहुत इजी होता है। जैसे आपको 2 और 3 में मल्टीपल निकालना है, तो कम साइड वाली देखो, ज्यादा साइड वाली मत ढूंढो। तो 16 नंबर है, 16 में दो मतलब एक इवन और एक क्या है, और जो इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल होंगे। तो 16 के आधे कितने हो गए? 8/50। अब इनमें देखो 10/50 है ना, तो ये किसका मल्टीपल है? 3 और 5 का है। तो 5 की टेबल बोलो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50। 3 में से एक नंबर क्या है? 3 में से एक नंबर क्या है? 3 का मल्टीपल है, तो ये 10 नंबर है टोटल। तो 3 में से एक, तो 10 में से 3 आएंगे। फिर इसमें देख लो 2 एंड 5 में, तो 2 एंड 5 में, 5 में तो 2 में से एक नंबर आएगा, 2 में से एक नंबर होगा, तो 10 का आधा हो जाएगा। ये निकल गया कॉमन। यही बात समझ में। और फिर एक नंबर ऐसा है जो सब जगह से क्या हो चुका है? हट चुका है, जो 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है और 5 का मल्टीपल भी है, वो जोड़ देंगे। मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आपको पढ़ा दूं, तो फिर क्वेश्चंस करने में हमको तकलीफ नहीं आएगी कि कहाँ एडिशन लगाना है और कहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, आप निकाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कल देना अंडर राइटिंग का और उसका टेस्ट, मतलब है ना, संडे को छोड़ना मत। ठीक है, देखो कितना भी गलत हो। देखिए नेक्स्ट, चलिए लिख दीजिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स कहाँ लगती है? जहां इवेंट्स क्या है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में लिखे व्हेन टू इवेंट्स आर टू इवेंट्स ए एंड बी आर independent are independent, the probability that they both will occur, they both will occur
together. When two events A and B are independent, the probability that they both will occur together, the probability will be equal to product of their individual probability, मतलब जो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होगी उनके प्रोडक्ट के क्या होगी, बराबर होगी। और देखो यहाँ पे मैं साइन क्या लगा रहा हूँ, पी ऑफ ए एंड बी, ए एंड, तो जहां और लग जाए वहां पर क्या लगेगा, एडिशन थ्योरम, आइदर और जहां एंड लग जाए वहां क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशंस। ये बात समझ में? तो पी ऑफ ए इन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये बात समझ में? ये आपके मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। अच्छा एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कंपैरिजन टू एडिशन या घटेगी, बढ़ेगी? मान लो दो इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और क्या है, मैं अगर इनको ऐड करता हूं तो क्या आएगा, इजिकल्स टू 1/2। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1/16 तो कितना होता है, एक बार इसको कैलकुलेट करना, दैट इज 50%। और 1/16 तो मेरे ख्याल से 8.25% होता है, निकालना 1/16 इंटू 100, 1/16 इंटू 100 6.25% होता है। ये लो, अब बताओ कौन ज्यादा है? देखिए आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज क्या होती है, लेस देन 1 होती है। क्या होती है? आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्शंस को और फैक्ट कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। और देखो एक बात सुनो, आप खुद भी समझो प्रैक्टिकली, आइदर ए और बी में आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, वहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, या ए एंड बी में, ए एंड बी में पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, बोलो। मतलब एक ऑप्शन है आपके पास में ए और बी, तो वहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, और एक ऑप्शन से ए एंड बी, वहां पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगी, ए एंड बी में और में। जैसे अभी मैं आपसे एक बात बोलूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो एक पेक है, मैंने उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि निकाला गया कार्ड या तो डायमंड का हो या किंग का हो, डायमंड का हो या किंग का हो, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन मैं बोलूं किंग ऑफ डायमंड हो, दोनों हो एंड, तो वहां ऑप्शन क्या बचता है, एक ही कार्ड बचता है, बचता नहीं बचता? हालांकि देखो बेसिकली लाइक वो आपका जो एग्जांपल जो मैंने लिया है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का नहीं है, समझ रहे हैं बात? समझ नहीं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जांपल इस तरीके से आता है, जैसे मान लो आपने एक कॉइन थ्रो किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। मैं उस कॉइन को वापस सेकंड टाइम टॉस कर रहा हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मेरा क्वेश्चन सुनना, मैंने एक कॉइन 2 टाइम क्या किया, थ्रो किया, तो दोनों टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट टाइम भी हेड और सेकंड टाइम भी हेड आना चाहिए, तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सेकंड टाइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आल्सो 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4। और मैंने कल सिखाया भी था आपको, आप इसके टोटल आउटकम बना ले, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये 4 केसेस हैं, और 4 केसेस में जो आपका फेवरेबल इवेंट है वो 1 है, तो आंसर क्या हो गया 1/, और इसको मैंने 1/2 इंटू 1/2 करके भी आपको समझा दिया। यही बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत? आप एक कॉइन और एक डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी और डाइस पर नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, कॉइन पर हेड एंड डाइस पर नंबर 2, तो ये 1/2 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, ये
1/12 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा? आप देखो यहाँ जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना वो क्या होंगे? हो सकता है हेड के साथ 1 आए, हो सकता है हेड के साथ 2 आए, हो सकता है हेड के साथ कितना आए, हो सकता है हेड के साथ क्या है 4 आए, हो सकता है हेड के साथ 5 आए, हो सकता है हेड के साथ क्या है, हो सकता है टेल के साथ क्या है 1 आए, हो सकता है टेल के साथ 2 आए, टेल के साथ क्या है 3 आए, टेल के साथ क्या है 4 आए, टेल के साथ क्या है 5 आए, टेल के साथ कितना है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 12। जब आप एक डाइज और एक कॉइन थ्रो करेंगे, एक डाइज और एक कॉइन थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके? 12 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है आपका? हेड एंड टू, मतलब ये फॉर्मूले से भी निकल गया और केस बना कर भी निकल गया। आया ना? नहीं आई बात समझ में? आया ना? इसमें कोई डाउट तो इसको नोट कर लो फटाफट से। मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ बुक में। सिर्फ ये करना नोट, इसका एग्जांपल बुक में समझाता हूँ मैं। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 19.36 19.36 19.36 पे इलस्ट्रेशन 56 है, इलस्ट्रेशन 57 है, इलस्ट्रेशन 52 है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं। किंजल अफवाह फैला रही होगी काय क्यों देते थे तुम्हें ऑफ टेस्ट देने के लिए? कहाँ आते थे? कॉपी ले लेना अभी मेरे से, वो है ना, अभी ले लेना, भूल मत जाना, बहुत दिनों से पड़ी है बैग में। चलो इलस्ट्रेशन 57 देखना बेटा, 57 प्लीज। An ordinary coin is and a 6 face dice were tossed together. मतलब एक डाइस और एक कॉइन आपने क्या किया, एक साथ टॉस किया बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन टू फॉल विद द टेल अपवर्ड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कॉइन पर टेल आ जाए और डाइस पे क्या आ जाए बेटा? नंबर 2 आ जाए। तो टेल एंड 2, वन केस आउट ऑफ द 12, 1/12 हो गया ऐसे। और अगर देखे तो 1/2 इंटू 1/6, वैसे भी आंसर आ रहा है बेटा। टेल पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, डाइस पर नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और बेटा क्या यहाँ पे कभी ऐसा हो सकता है कि आइदर नंबर 2 और टेल, आइदर और का ऑप्शन हो सकता है क्या? क्योंकि ये कौन सी इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ आइदर और नहीं चलेगा। आइदर और तो कहाँ चलेगा? जहाँ इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वहां आइदर और चलेगा। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर देखो, एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक अनबाइज्ड कॉइन 2 बार उछाला गया। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट गेटिंग द हेड एंड द नेक्स्ट गेटिंग द टेल। पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार, तो पहली बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। तो 1/2 इंटू क्या बेटा?
1/2 कर लो, उसको करेक्ट कर लो बेटा। नीचे तो आंसर 1/2 इंटू 1/2 दे रखा है, ऊपर से कॉपी किया है उसने, जो तो चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं किया उसने, समझी? तो 1/2 इंटू 1/2 कर लो, उसको 1/4 आ जाएगा। आया नहीं आया? नहीं बात समझ में? लो इलस्ट्रेशन 56 भी समझ लो इसी बात पे। A bag contain 5 red, 6 black and 4 green balls. What is the probability of getting a red ball followed by a green ball into successive draw of 1 ball each, assuming that a ball once drawn is replaced before the, मतलब बॉल वापस रख दी जाती है बेटा। तो हमने क्या बोला, पहली बार आपने जो बॉल ड्रॉ करा है वो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड बॉल अंदर कितनी है बेटा टोटल? तो 5 में से कोई सी भी एक बॉल निकल जाएगी, हमारी फेवरेबल इवेंट है। तो फेवरेबल इवेंट क्या होती है? 5C1, इसको आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। और टोटल इवेंट्स कितनी है? टोटल बॉल काउंट करो, 5 6 11 4 15, 15C, समझे? मतलब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ R क्या होगा? 5C1 डिवाइड बाय 15C, 5/15 होगा। इसने सीधे 5/15 लिख रखा है, लिख रखा है, लेकिन आप ये प्रैक्टिस में डाल लो, ये भी सही है। मतलब आपकी फेवरेबल इवेंट होगी 5 में से एक गेंद निकलना, और टोटल इवेंट होगी 15 में से एक गेंद निकलना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/, और P ऑफ G कितना होगा? ग्रीन बॉल निकलना ना, और ग्रीन बॉल कितनी है? 4C1। अब बात आती है कि अंदर ग्रीन बॉल तो 4 ही थी, लेकिन आपने वो जो पहली बॉल निकाली थी वो रिप्लेस कर दिए या नहीं किए? अगर रिप्लेस कर दिए तो 15C1 ही होगा, और रिप्लेस नहीं करिए तो 14C1 होगा। होगा नहीं होगा? आया ना नया? तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/, अब हम बोल रहे हैं P ऑफ R एंड G, मतलब पहली बॉल रेड एंड फॉलोड बाय ग्रीन, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/15 इंटू 4/15, 20/225। यही बात समझ में? कोई दिक्कत? अब आप इसमें देखो 225 केस बनेंगे, सोचो कितने केस बनेंगे? उसमें से 20 केस हमारे फेवरेबल है, ये कह सकते हैं हम। अब 225 कैसे बनेंगे? सोचो कैसे बनेंगे। या देखें बना के बताओ केस, या समझ में आ गया है? समझ में आ गया ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज होगी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कौन सी इवेंट्स हैं ये? इंडिपेंडेंट है। अब आपको क्या करना है इसमें, राइट? प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। एक का टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, एक बचा हुआ है आपका बर्नौली थ्योरम्स, और एक बचा हुआ है आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, और एक ओड अगेंस्ट एंड ओड इन फेवर। तो वो तो एक दिन में हो जाएंगे आपके। चलो बर्नौली थ्योरम भी मैं आपको समझा दूं, आ जाओ पेज नंबर 19.42 पे आ जाए, बर्नौली थ्योरम भी समझ ही लो। 2 मिनट का समझ ही लो, पढ़ ही लो, बहुत टाइम है तो। बर्नौली थ्योरम्स, अच्छा सुनना इधर, बर्नौली थ्योरम्स क्या होता है? जब आपकी नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? राइट? तो फिर वहां पर इवेंट्स को काउंट करना, इवेंट्स को तैयार करना क्या होती है? प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वहां पर अपन क्या करते हैं? बर्नौली थ्योरम्स को यूज करते हैं। चलो मेरे को बताना, टोटल इवेंट्स ऑन वन डाइस क्या होती है? टोटल इवेंट्स ऑन वन डाइस क्या होती है बताओ? एक डाइस पर टोटल इवेंट कितनी होती है? 6 की पावर 1 6 होता है बेटा। टोटल इवेंट ऑन टू डाइस क्या होगा? 36 होगा, 12 नहीं होगा। मैंने बनाया था 1 2 1 1 1 3, टोटल 36 केसेस होंगे। फिर टोटल इवेंट ऑन थ्री डाइस क्या होते हैं? 6 की पावर 3 216 होगा। हाँ या ना? अब 216 केस कौन बनाने बैठेगा? यही बात समझ में? टोटल इवेंट ऑन 4 डाइस क्या होगा बताओ? 6 की पावर 4 1 2 9 6, और ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे। तो इतने केसेस कौन बनाने लगे? तो बेटा वहां पर क्या यूज करते हैं अपन?
बर्नौली थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ऑफ R इजिकल्स टू एन सी आर, P की पावर R Q की पावर N माइनस R है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला समझना। जैसे यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं कि लाइक N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे मान लो मैंने एक डाइज एक बार फेंका तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या कहलाएंगे 1। एक डाइज मैंने 2 बार फेंका तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या कहलाएंगे। एक ट्रायल हमने क्या बोला 3 बार फेंका, सॉरी डाइज, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने कहलाएंगे 3। और एक डाइज मैंने 4 बार फेंका तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या कहलाएंगे 4। तो n इजिकल टू यहाँ पे 1296 नहीं है, n इजिकल टू कितना है 4। r क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसफुल या फेवरेबल ट्रायल्स। यही बात समझ में, फेवरेबल ट्रायल्स। और p है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन अ सिंगल ट्रायल, राइट। और r क्या होगा यहाँ पे, सॉरी q क्या होगा 1 माइनस p हो जाएगा। जैसे अब सुनना, एक एग्जांपल समझना है। सुनना, मैंने 4 डाइज एक साथ थ्रो की है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी बोलो। 4 डाइज एक साथ थ्रो की है। मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइक एग्जैक्टली 3 डाइस पर नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एग्जैक्टली 3 डाइस पर नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपके फेवरेबल चांसेस कितने हैं, सक्सेसफुल चार्जेस कितने बेटा, आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 3। आपको 3 बार में क्या चाहिए, नंबर 2 चाहिए। अब नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और नंबर 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/6 इजिकल टू 5/6। ये आपने वैल्यूज निकाल लिया। वापस समझना, एक डाइस कितनी बार फेंका अपन ने 4 बार, या 4 डाइस एक साथ फेंके। आप क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 3 डाइस पर नंबर 2 नजर आना चाहिए, न 3 से ज्यादा न 3 से कम। कभी कभार लैंग्वेज बोलता है एटलीस्ट 3 डाइस, ठीक है। तो फिर एटलीस्ट 3 डाइस में क्या हो जाएगा 3 और 4 दोनों हो जाएंगे। यही बात समझ में, क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली ऑन 3 डाइस नंबर 2 आना चाहिए, एग्जैक्टली ऑन 3 डाइस क्या आना चाहिए। तो आर इजिकल टू क्या हो गया 3, और नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और नंबर 2 आने की नंबर 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/, क्योंकि हमने सीखा है ना, कल सीखा था ना p प्लस क्यू इजिकल टू 1, तो 1 माइनस पी इजिकल टू क्या हो जाएगा q। ठीक है अभिजीत, समझ में बात बेटा। कितने डाइस फेंके अपन ने 4। तो या तो तू एक काम कर 1296 केस बना ले। ये बात समझ में, या यूं समझ कि हमने डाइस कितने फेंके, तो 4, कितने ट्रायल है टोटल, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने टोटल 4, एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल या फेवरेबल ट्रायल्स, तो हमने क्या बोला ये कितना हो गया 3। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जब मैंने 4 डाइस एक साथ फेंके तो मैं क्या कह रहा हूं, जो डाइस हैं उन पर 3 डाइस पर नंबर 2 नजर आना चाहिए, 3 डाइस पर। तो फेवरेबल ट्रायल, राइट भाई, 4 डाइस एक साथ फेंको या एक एक करके फेंको 4 बार, बात तो एक ही ना बेटा। तो 3 जगह कितना नंबर आना चाहिए, 3 जगह कितना नंबर आना चाहिए 2, और नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाइस पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन अ सिंगल ट्रायल क्या होती है 1/, और क्यू क्या होता है 1 माइनस पी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, NCR 5C, सॉरी 4C3, 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 4 माइनस 3। तो 4C3 की वैल्यू क्या होती है 4C1 के बराबर होती है जो कि 4 होगी। 1/6 की पावर 3 इजिकल टू 1/216, और 5/6 की पावर 1 कितना होता है 5/6 होता है ही नहीं होता है। तो करो 4 इंटू 1/216 इंटू 5/6, तो करना 4 और 1 5 20, 20 डिवाइड बाय 1296, ये आ गया ना 1296, मतलब ये टोटल इवेंट्स है आपकी। 1296 क्या है टोटल इवेंट है, और ऐसी जगह 20 होंगी
20 जगह ऐसी होंगी जहां पर एग्जैक्टली क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, बोलो एग्जैक्टली क्या आएगा, 3 जगह ऊपर नंबर 2 आएगा, समझे। 4C1 की वैल्यू कितनी, 4 ही हो गया। हाँ बोल, 4C3 को 4C1 कर दिया मैंने, या यूं कर ले तू तो, 4C3 हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 4, 4 4 4 4 20 20 डिवाइड बाय 1296। वो बताएं 20 केसेस कौन से, 20 केसेस कौन से, 20 केसेस कौन से होंगे। जैसे मान लो आपको क्या चाहिए, नंबर 2 चाहिए, इसके साथ क्या हो जाएंगे, नंबर 1। अब नंबर 1 यहां पर भी आ सकता है, 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 तो ऐसे कितने केस बन जाएंगे ये, देखो ना, 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2, कितने केस हो गए, 4 केस हो गए ना। ऐसे ही 4 केस किसके साथ होंगे, नंबर 3 के साथ, ऐसे ही 4 केस किसके साथ होंगे, नंबर 4 के साथ, ऐसे ही 4 केस किसके साथ होंगे, नंबर 6 के साथ और नंबर 5 के साथ। तो टोटल 20 केसेस होंगे, और टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो मैंने उसको फॉर्मूले से निकाल लिया, समझे। चलो काफी है आज के लिए, इसके अनसोल्ड क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं दोनों करवाता हूँ, चलूंगा एग्जांपल और अनसोल्ड क्वेश्चन, ठीक है।